हेलो फ्रेंड्स, मंथली क्विज के डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो आज हम जून मंथ 2022 के जून मंथ की क्विज को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा के अंदर में, जिसके अंदर एक सीजीआई और 3 अदर जजेस को अपॉइंट किया गया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट बताया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को लागू किया गया था बंगाल में थ्रू दिस रेगुलेटिंग एक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में पता हो, तो जब इंडिया के अंदर जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का स्टार्ट हुआ था, तो डेट टाइम ब्रिटिश पीपल्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज को लागू किया था यहाँ पे, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया के जो सोसाइटी के अंदर जो सोशल लेवल्स हैं, उनको देख के जो एजुकेटेड पीपल्स हैं वो क्रिश्चियनिटी के लिए एक लिबरल रिलीजन के तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो था क्रिश्चियन मिशनरीज को जो इंडिया के अंदर अलाउ किया गया था, वो 1813 के जो एक्ट के थ्रू अलाउ किया गया था। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वो 1773 के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में आया। अगर आपको 1773 के एक्ट की अगर बात करें, तो आपको पता होगा कि ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन ने जो कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की, जो कंट्रोल करने के लिए पास किया था। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें 1773 के एक्ट की, तो इसके बैकग्राउंड की बात यह है कि कंपनी कंटिन्यू लॉस के अंदर जा रही थी और इसके जो ऑफिसर्स थे, कंपनी कंटिन्यू लॉस के अंदर जा रही थी, तो इसके जो ऑफिसर्स थे उनकी जो वेल्थ थी वो कंटिन्यू रेज हो रही थी। तो इसी के अगेंस्ट में जो वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर में लोगों ने इसका अपोज करना स्टार्ट किया, वहाँ पे जो लॉबी क्रिएट हुई इसके अगेंस्ट में, तो उन्होंने बोला कि आप कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करो। तो इसी वजह से 1773 का एक्ट आया था, जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको प्रेजेंट और ब्राइब्स लेने से मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो, कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ओनली वन इज़ द आंसर है, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक डैथ से रिलेटेड। अभी ये रिसेंटली ये जो न्यूज़ के अंदर था कि जो इसका ओरिजिनेशन जो इससे पहले वाला जो डिकेड था उसके अंदर में मतलब कि 1300 के आसपास इस डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ था। तो उसके ओरिजिन के बारे से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर। तो इसके अगर बात करें तो ब्लैक डेथ डिजीज़ है वो प्लेग से रिलेटेड है। इसका जो आउटब्रेक, जो ओरिजिनेशन और जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसकी अगर बात करें तो किर्गिस्तान बताया गया है अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के अंदर। तो कंटिन्यू ये मंथ के अंदर न्यूज़ के अंदर था ब्लैक डेथ प्लेग से रिलेटेड। इससे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेग से रिलेटेड डेथ भी हुआ करती थी इंडिया में भी। अगर आप ब्रिटिश जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट का समय, उसके टाइम में आप बात करोगे तो बहुत बार प्लेग का आउटब्रेक हुआ था इंडिया के अंदर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया कि कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट में आया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें G7 की, जिसको पहले G6 बोला जाता था, उसके बाद में G8 हुआ और प्रेजेंटली G7 है। तो G7 फ्रेंड्स 1973 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। अगर इसके कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, कनाडा, USA, UK, इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, जापान है, इटली है, ये इसके 7 कंट्रीज़ हैं। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, 5 डेवलपिंग कंट्रीज़, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये तो 2000, अगर ब्रिक्स कंप्लीट की बात करें 2011 के अंदर एग्जिस्टेंस में है। SCO की अगर हम बात करें तो SCO का जो एग्जिस्टेंस है 2001 के अंदर है। एंड अगर हम बात करें आसियान की, तो आसियान का जो एग्जिस्टेंस है वो 1967 के अंदर है, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान आया था। अगर हम आसियान की अगर बात करें तो आसियान के अंदर 10 कंट्री हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर हो गया, इसके अलावा म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है। तो ये सब टोटल 10 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर में। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इससे रिलेटेड है, 1967 में आया था। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसमें पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी कमेटी है जिसको हेड किया था ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग था या फ्रेमिंग था उसके टाइम में। सो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हेड किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी जो वेरी फेमस है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो मूल ढांचा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा लाया गया। नेगोशिएशन विद स्टेट की अगर कमेटी की अगर बात करें तो ये जो कमेटी थी इसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। अगर हम इसके अंदर हम बात करें कि प्रोविंशियल की जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसको हेड किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो स्टीयरिंग कमेटी थी उसको राजेंद्र प्रसाद, और इसके अलावा एक कमेटी और है प्रोसीजर कमेटी जो है उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया था जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे। सो फ्रेंड्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग की अगर बात करें तो इसको अगर कंप्लीट टाइम की बात करें 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़ का टाइम पीरियड लगा था। तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ 7 और 8 मेजर कमेटीज़ हैं जिनके बारे में बताया गया है। आप अगर लक्ष्मीकांत रीड करते हो तो उसके चैप्टर 2 के अंदर दिया हुआ है इनके बारे में। सो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टीयरिंग कमेटी है जिसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है फ्रेंड्स, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। सो इसकी अगर बात करें तो इंडिया इसका मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का सिंस 2018। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया के अंदर डिस्पाइट बीइंग द मतलब हाई काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, बट उसके बाद भी इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो जेद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर इसका लोकेटेड है। तो ओनली 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर फ्रेंड्स इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप ये एक परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन की, और यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है वहाँ का परमानेंट डेलीगेशन है इसका। और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको कंटिन्यू इस ग्रुप की जो समिट्स होती हैं उनके अंदर इन्वाइट किया जाता है। अगर हम लास्टली अगर हम बात करें 2018 के अंदर 19 के अंदर 2019 के अंदर जब बालाकोट एक्सरसाइज इंडिया ने कंडक्ट किया था, तो उसी टाइम में इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे सुषमा स्वराज जी, तो उनको वहाँ पे इनवाइट किया था उसी टाइम में। और पाकिस्तान कंटिन्यू इंडिया का वहाँ पे विरोध कर रहा था। तो उस टाइम में ये कंटिन्यू न्यूज़ में है ये ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा है ऑपरेशन सुकून के बारे में पूछा है। तो ऑपरेशन सुकून की अगर बात करें तो ये 2006 में इंडियन फोर्सेज ने इसको कंडक्ट किया था इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन सिटीजन्स को। अगर हम ऑपरेशन सुकून की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन सुकून जो लेबनान के अंदर इंडिया ने कंडक्ट किया था। लेबनान के अंदर एक ग्रुप है हजीबुल्ला और इजराइल के बीच में जो वॉर का स्टार्ट हुआ था, तो उसी टाइम में इंडिया ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था। इस ऑपरेशन के टाइम में, ऑपरेशन सुकून के टाइम में इंडिया ने सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही इवैक्यूएट नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीलंका या हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश है, नेपाल है, तो इनके जो सिटीजन्स थे इनको भी इंडिया ने वहाँ से इवैक्यूएट किया था उसी टाइम में। सेम ऑपरेशन इंडिया ने 2011 के अंदर भी कंडक्ट किया था जब लीबिया के अंदर आउटब्रेक हुआ था। लीबिया के अंदर जो सिविल वॉर का आउटब्रेक हुआ था, तो उस टाइम भी इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 के अंदर में। सो डेट टाइम जो अरब स्प्रिंग का स्टार्टिंग हुआ था। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें सूडान के अंदर में, तो सूडान के अंदर में जब सूडान का जो बंटवारा हुआ था, साउथ सूडान और ऐसे 2 कंट्रीज़ के अंदर इसका जो डिवाइड हुआ, तो उस टाइम में इंडिया ने ऑपरेशन संकट मोचन वहाँ पे स्टार्ट किया था। अगर हम यमन की बात करें तो ऑपरेशन राहत इंडिया ने 2014-15 के टाइम में लॉन्च किया था। तो लेबनान इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इसके अलावा आप लेबनान की लोकेशन को देखिए अपने एटलास के अंदर में, इसकी इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ पे एक ब्लास्ट भी हुआ था, जो यूरिया का वहाँ पे स्टॉकेज होने की वजह से, फर्टिलाइज़र का जो स्टॉकेज होने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो आप इसका लोकेशन को देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बागराम एयरफील्ड के बारे में पूछा है कि कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो वेरी फेमस, कंटिन्यू 1 ईयर से फेमस है, कंटिन्यू न्यूज के अंदर है। तो अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ये वही एयरफील्ड है जहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपना जो बेस है जो बना रखा था। अगर आपने मूवीज़ भी देखी होंगी डिफेंस फोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी, तो उनके अंदर भी कंटिन्यू इसको दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सरोगेसी इन इंडिया। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो कॉमर्शियल सरोगेसी है उसको इंडिया के अंदर अलाउ किया गया है और एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को कम्प्लीटली बैन किया गया है। तो इनको फ्रेंड्स इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पे। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर डी है, क्योंकि दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। इंडिया के अंदर जो सरोगेसी को प्रेजेंटली जो अलाउ किया गया है वो है एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके अगर चिल्ड्रंस का अगर नहीं हो रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी क्लोज रिलेटिव या उसको सरोगेट के रूप में उनसे सरोगेसी करवा सकते हैं। तो डेट इज अ एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। बट व्हाट इज कॉमर्शियल सरोगेसी? कॉमर्शियल सरोगेसी आप किसी भी अननोन को पकड़िए, किसी भी अननोन को अगर आप वहाँ से उनसे अगर आप सरोगेसी कराते हो और उनको आप पैसे देते हो, मतलब मनी का ट्रांसफ़र जहाँ पे हो रहा है, तो डेट इज़ कॉमर्शियल सरोगेसी। तो कॉमर्शियल सरोगेसी को 2016 के अंदर कम्प्लीटली बैन कर दिया गया इंडिया में। इसको अलाउ किया गया था 2001 और 2 के टाइम में इंडिया के अंदर कॉमर्शियल सरोगेसी को, बट इंडिया कंटिन्यू हब बन गया कॉमर्शियल सरोगेसी का वर्ल्ड के अंदर में। तो इस वजह से जो उस टाइम में हमारे जो मिनिस्टर थे उन्होंने इसको बैन कर दिया, कॉमर्शियल सरोगेसी को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया है, ओनली कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही अलाउ किया गया है, सभी लोगों को एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी भी अलाउ नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एलोरा का जो कैलाशनाथ का जो टेम्पल है उससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स अगर हम कैलाशनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो केव नंबर 16 में जो टेम्पल लोकेटेड है, केव नंबर 16, और एक मोनोलिथिक केव है, मतलब एक ही केव से बनाया गया है, कोई 2 केव को जोड़ करके इसको टेम्पल को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रकूटा इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा इस टेम्पल का कंस्ट्रक्ट किया गया। अगर हम फ्रेंड्स राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात करें तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो फाउंडर थे उनको बोलते हैं दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स हम बात करें राष्ट्रकूटा की बात करें तो चालुक्याज का जब डायनेस्टी का डाउनग्रेड आया तो उस टाइम में राष्ट्रकूटाज इमर्ज होते हैं, और राष्ट्रकूटाज का इमरजेंस के नाम जो दंती दुर्गा हैं वो इस डायनेस्टी को फाउंड करते हैं। अगर इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो मान्यखेट के अंदर लोकेटेड थी। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक 3 जो डायनेस्टी हैं उनका जो एक संघर्ष हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहारा हैं, इसके अंदर पाला हैं, यहाँ से राष्ट्रकूटा थे। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर एक 3 अलाइंस, 3 पार्टाइट अलाइंस भी बोलते हैं इसको, वहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ का एक संघर्ष बोला जाता है। तो उस के अंदर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की तो यहाँ के इनके एक राजा थे ध्रुव एंड कृष्णा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अमोघ वर्ष भी थे जिन्होंने कवि राजमार्ग की उनको लिखा है उन्होंने। और दिस इज़ ऑल अबाउट द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन किया था कैलाशनाथ टेम्पल को, तो राष्ट्रकूटा इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 जो हमारा है जिसके थ्रू फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसमें बोला है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को 5 साल या उससे अगर जल्दी अगर उसको नेसेसरी है तो। इसके अलावा इसकी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है। तो फ्रेंड्स अगर दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें दोनों को स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं।
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे नहीं करता है। फाइनेंस कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है तो उसकी बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर बात करें रिकमेंडेशन की, तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने कितना % जो टैक्स है उसका डिवोल्यूशन किया है। क्या 14 फाइनेंस कमीशन का जो टैक्स डिवोल्यूशन था उससे हायर किया है या लोअर किया है, और लोअर किया है तो कितना किया है। और इसके अलावा आप बताना कि 15 फाइनेंस कमीशन को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम क्या है। जो 15 का फाइनेंस कमीशन को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आंसर की अगर बात करें तो डी इज़ द करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 280 के थ्रू फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसकी अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर में। So friends, D is the correct answer. Next, let's move to the next question. Next question is about the citizenship से related है। भारत में जो citizenship, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 5 to 11 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 5 से 11 जो सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बताते हैं। तो इसके अंदर पूछा है रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, MHA इज़ द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसका सही जवाब है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सिटीजनशिप्स, अगर इंडिया में अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो अभी रिसेंटली एक बिल था जो कुछ हम नाइबर कंट्रीज से वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ थी उनको हम सिटीजनशिप ग्रांट कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या किया गया था फ्रेंड्स, जो नेचुरलाइजेशन है उसका जो टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड है इसका 11 ईयर्स, तो उसको रिड्यूस करके उसके अंदर 6 ईयर कर दिया गया था। सो 6 ईयर वहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अगर आप 6 साल तक भारत के अंदर नेचुरल वे में रह रहे हो तो आपको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू ये किया गया। अगर सिटीजनशिप को हम एक्वायर करने की बात करें या लेने की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 5 तरीके से सिटीजनशिप को आप ले सकते हो। तो इसके कुछ तरीके हैं, आप लक्ष्मीकांत में इस चैप्टर को रीड करना। और अगर हम बात करें सिटीजनशिप को छोड़ने के कुछ तरीके हैं तो इसके 3 तरीके हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, RTD। तो ये हम कुछ निमोनिक हैं ऐसे, इनको याद करने की। तो फ्रेंड्स, आप और एक बात और याद रखना, अगर हम आर्टिकल 11 की अगर बात करें सिटीजनशिप के अंदर, तो आर्टिकल 11 है वो बताता है कि जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करता है सिटीजनशिप किसको ग्रांट की जाती है। कभी कभी बोल दिया जाता है कि सिटीजनशिप ग्रांट करने से, कभी कभी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीजों में या UPSC के क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि सिटीजनशिप जो ग्रांट करने की जो पावर है वो किसके पास है। तो आर्टिकल 11 के थ्रू ये पावर पार्लियामेंट को दी हुई है। सो इस चैप्टर को आप रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का राइट आंसर है। मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मॉब लिंचिंग की रिलेटेड जो गाइडलाइंस जो दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से केस में दी थी। तो तहसीन पूनावाला एक केस है 2015-16 के समय, जब इंडिया के अंदर काऊ विजिलेंटिज्म और मॉब लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स कंटिन्यू इंक्रीज किए थे, तो उस टाइम में एक केस आया था तहसीन पूनावाला केस। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो गाइडलाइंस दी थी कि इनसे रिलेटेड आपको कैसे इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है। इसके अलावा अगर हम और कुछ केसेस की बात करें तो फ्रेंड्स प्रकाश सिंह केस की बात की गई है। सो फ्रेंड्स, प्रकाश सिंह केस इज़ ऑल अबाउट द 2006 के अंदर ये केस आया था, और ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड ये केस है। पुलिस रिफॉर्म्स के बाद में इसमें बताया गया है कि जो DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कोई भी स्टेट के अंदर, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है उसको मिनिमम 2 ईयर के लिए होना चाहिए। उसका जो अपॉइंटमेंट है UPSC उनका इंटरव्यू कंडक्ट करे। ये 2018 के अंदर एक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया है प्रकाश सिंह केस में कि UPSC इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो उसके बाद में अभी भी आपको अगर पता होगा कि कोई भी स्टेट के अंदर अगर DGP का अपॉइंटमेंट है तो UPSC उन स्टेट एक लिस्ट सेंड करता है, और उन लोगों के इंटरव्यू को UPSC कंडक्ट करती है। उसके बाद में कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, और मिनिमम 2 ईयर का इनका टाइम पीरियड रखा गया है। अगर हम इंदिरा साहनी केस की बात करें तो इंदिरा साहनी केस ही जब ऑल अबाउट द 1992 के अंदर आया, जो अदर बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन दिया गया था तो उसको इन्होंने लीगलाइज किया। इसके अलावा इन्होंने कैप भी लगाई थी कि रिजर्वेशन है जो मोर देन 50% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नवतोय सिंह जौहर की बात करें तो सेक्शन 377 LGBT राइट्स से रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केसेस फ्रेंड्स। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो तहसीन पूनावाला इसका राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि इंडिया ने जो व्हीट है, जो गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, जो सभी कंट्रीज़ को बैन कर दिया है। तो सभी कंट्रीज़ को बैन नहीं किया है, इंडिया ने अभी रिसेंटली यूएई को एक्सेप्शन दिया है इसके अंदर में। बट यूएई ने वहाँ पे प्रॉमिस किया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट है, उस जो भारत से जो गेहूं उनको सेंड किया जा रहा है, तो उस गेहूं को वो री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बेसिकली यूएई उस गेहूं को री एक्सपोर्ट, जो उसको आटे के अंदर कन्वर्ट करके या कोई दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके और बहुत सारे देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया करता था। तो यूएई ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि यूएई यहाँ पे नहीं करेगा। इसके अलावा इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर है वीट का, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड बी इज़ द ओनली आंसर। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में PL480 के बारे में बताना, व्हाट इज़ PL480, ये गेहूं से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, अगर हम वीट की अगर बात करें तो वीट इज़ द रबी क्रॉप, रबी की क्रॉप है, सर्दियों के टाइम में इसको उगाया जाता है और इसके बाद में जब समर का दोबारा से जब समर आती है तो उस टाइम इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। अगर हम बात करें वीट की तो भारत के अंदर राइस के बाद में सेकंड नंबर पे इसी को ही उगाया जाता है। फर्स्ट पे राइस है, सेकंड इज़ व्हीट। तो रबी का क्रॉप है और इसको राइस के बाद में सेकंड नंबर पे इसी को उगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 1973 के अंदर से जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें UNEP का एग्जिस्टेंस है। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। अगर आपको हिंट की अगर बात करें तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसी का एक कंट्री है, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसके अलावा बात करें 2022 का जो इन्वायरमेंट डे हुआ वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, नहीं फ्रेंड्स, ये स्वीडन के द्वारा होस्ट किया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, ए इज़ द करेक्ट आंसर है इसका। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर फ्रेंड्स पूछा गया है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम था वो क्या था। अगर हम थीम की बात करें तो थीम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का था जो ओनली वन अर्थ, इसका थीम था। बिल्ड बैक बेटर, ये तो कोविड के बाद में फ्रेंड्स आया था। इसके बाद सेव अर्थ की बात करें, ये इसका नहीं है। ओशियन इज़ लाइफ, ये भी इसका नहीं है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स पाम ऑयल की, तो पाम ऑयल की अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पाम ऑयल के अंदर पूछा गया है कि इंडिया इसका नेट एक्सपोर्टर है। तो इंडिया तो एक्सपोर्टर है ही नहीं, क्योंकि रिसेंटली जब रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर कन्फ्लिक्ट हुआ है उस टाइम पे इंडिया कंटिन्यू पाम ऑयल को यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए इंडिया कंटिन्यू प्रयास कर रहा था कि, और पाम ऑयल का जो प्राइस है वो भी कंटिन्यू राइज हुआ है। जो क्रूड पाम ऑयल बोलते हैं, CPO, जो कच्चा जो पाम ऑयल होता है। इसके अलावा बात करें हम इंडिया का जो पाम ऑयल का जो कंजप्शन है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के थ्रू ही इंपोर्ट से डिमांड को मेट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये कुछ हद तक करेक्ट है कि इंडोनेशिया और मलेशिया से ही हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं बेसिकली। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ से हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। सो 16 के अलावा अगर हम 17 की बात करें फ्रेंड्स, तो 17 वाला जो वर्ड है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद से कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है इकोनॉमी में। स्टैगफ्लेशन फ्रेंड्स क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कंटिन्यू इंक्रीज़ करे। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट आप दे ना पाओ, और तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है, वो भी कंटिन्यू राइज करे। इसके अलावा जो आपकी ग्रोथ है वो कंटिन्यू डिक्लाइन करे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। सो इसी को स्टैगफ्लेशन बोला गया है। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में ये वाला जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू वर्ल्ड के अंदर देखा जा रहा है, और स्पेशल इंडिया के अंदर भी, कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का कंटिन्यू राइज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी कंटिन्यू राइज हो रहा है, क्योंकि उतना जॉब का जो क्रिएशन है वो नहीं हो पा रहा, और लो ग्रोथ है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो इंडिया ने अभी रिसेंटली बैन किया है, उससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है उसके द्वारा ये बैन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया गया है।
सो क्वेश्चन के जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है, मिनिस्ट्री जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसी के द्वारा ये बैन किया गया है। अगर बैन की बात करें तो ये जो बैन है, जो सिर्फ 1 लाख रुपए का जो फ़ाइन है, 1 लाख का जो फ़ाइन है, वो ही वाई अट्रैक्ट करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो दोनों आंसर इसके इनकरेक्ट हैं। इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट भी है फ्रेंड्स, कंटिन्यू अभी इन चेंज किया गया है इनके बारे में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, दोनों इनकरेक्ट हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स स्ट्रेट और सी के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर ये स्ट्रेट और सी के अंदर पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यू ये जो स्ट्रेट्स हैं ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर हैं। अगर हम फ्रेंड्स हम बात करें, दिस इज़ द ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद में अगर हम यहाँ पे एक सी की बात करें तो सी ऑफ अजो है, दिस इज़ ब्लैक सी। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर सी ऑफ मरमरा है, और दिस इज़ द एगियन सी, जो जहाँ से आप मेडिटेरियन के लिए जाते हो। इसके जो अगर हम वेस्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो फ्रेंड्स अगर हम स्टेट्स की बात करें, दिस इज़ द कर्च स्टेट। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज़ बोस्फोरस स्टेट। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज़ द डेडनेस स्टेट है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 and 3 ओनली 2 पेयर इज़ द करेक्ट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन अब कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स इनके बारे में। सो ए यहाँ पे करेक्ट है, और थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बाल्टिक सी की बात करें तो बाल्टिक सी तो यहाँ पे आसपास कहीं है भी नहीं। सो 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर, तो 2 पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कार्बोफ्यूरन। कार्बोफ्यूरन के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था। ये एक पेस्टिसाइड है जो रिसेंटली इस पेस्टिसाइड को केरला गवर्नमेंट के अंदर केरला गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको कंटिन्यू एंडोर्स करना था केरला गवर्नमेंट को। तो उसी वजह से यहाँ पे कार्बोफ्यूरन को बैन किया गया। सो फ्रेंड्स अभी हम 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, बाकी वाले क्वेश्चंस हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।